का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई हैं। इंडिगो ने उद्घाटन उड़ानों के साथ सेवाओं की शुरुआत की है। पंजाब में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR 2026 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। मथुरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। योजना के तहत नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में लाभार्थी को 3 किस्तों में राशि सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। और मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी क्रम में कांठ रोड स्थित मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ब्रातिस्लावा कैसल में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी 16 जून तक यूरोपीय देश स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। आखिर क्यों हैं भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते इतने खास, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी के प्रयासों के चलते कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में बीते कुछ वर्षों में यूरोपीय देश स्लोवाकिया के साथ भी भारत के रिश्तों में लगातार प्रगति देखने को मिली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा व्यापार और तकनीक समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा कर रहे हैं। ये 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नया बल मिला। इसके बाद फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत आए थे। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में स्लोवाकिया ने भी अहम सहयोग दिया था। ऑपरेशन गंगा के तहत स्लोवाकिया के रास्ते 1100 से अधिक भारतीयों को निकाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 में ये और बढ़कर $1.8 अरब तक पहुंच गया। इसमें भारत ने स्लोवाकिया को $1.5 अरब का निर्यात और स्लोवाकिया से $28.4 करोड़ का आयात किया। व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है। स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप ले रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वहीं सितंबर 2023 में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK-Cube को भी लॉन्च किया था।
साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा और डिजिटल समेत अन्य उभरती हुई तकनीकों में सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। वहीं स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा टीसीएस और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी भी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्लोवाकिया ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का खुलकर स्वागत किया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के स्लोवाकिया के इस ऐतिहासिक दौरे से व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें यानी कि कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई हैं। ये देश के विमान क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। नागर विमानन मंत्री किंजारापुर राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। इस प्रोजेक्ट से यूपी की जीडीपी में 1% से अधिक का योगदान दिखने वाला है। और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहा जा रहा है वो कैसे गेम चेंजर होगा। वो गेम चेंजर ऐसे होगा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये मदद करेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूती यहीं से मिलती हुई नजर आएगी। जेवर से लॉजिस्टिक्स हो, ट्रेड हो या फिर एक्सपोर्ट्स हो या फिर नया कार्गो हैंडलिंग सेंटर हो, ये सब जेवर के कुछ फीचर्स हैं जो आप देखेंगे। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स लागत में 10 से 15% की कमी होगी इस जेवर एयरपोर्ट से, जहां कमर्शियल उड़ानें अब शुरू हो चुकी है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कृषि, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात भी यहां से वृद्धि होती हुई आएगी। यहां ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी जेवर से, और अगर ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निवेश भी यहां से ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ होटल, शॉपिंग, वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। और नोएडा से दिल्ली, लखनऊ के बीच जो उड़ान शुरू हुई है, कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट यहां से मिलता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी जेवर से यहां मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में एक बनने वाला है आगे जाते हुए। तो उसके लिए जितने लोगों ने भी इसके लिए योगदान दिया, जिन्होंने सहायता दी, उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना रहा है, एक विजन रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार, अन्य इंडस्ट्रीज पे प्रभाव, ये सब एक हमने काफी 10 साल में हमने काफी बढ़ोतरी हमने देखी है। उसी के साथ यहाँ के ग्रोथ इंजन बनने के लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोचा था। और आपको पता ही है, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये इम्पॉसिबल जैसा प्रोजेक्ट उनके मार्गदर्शन में और खास करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ये पूरा हो पाया है। ये आज देश के लिए एक बहुत बड़ी सिंबल बनेगा आत्मविश्वास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, उन्होंने आपको सुनवाते हैं। आज एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले अन्नदाता किसानों का प्रथम उड़ान से लखनऊ आगमन पर स्वागत एवं संवाद हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का स्वागत किया और उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए किसानों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र को जो एक एयरपोर्ट मिला है वास्तव में अद्वितीय है। उनके साधन बहुत बढ़िया हैं। हम तो यूँ कहें कि मुख्यमंत्री जी तीसरी बार भी तुम मुख्यमंत्री बनो। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल और बहुत कंपनी और मैं वो फिल्म सिटी वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा करवाओ।
आपने बहुत बढ़िया करो। अपनी जान अर्पण कर दी ही, इतनी मेहनत करी ही कि और विधायकन के कभी हमने सपने नहीं देखे, शकल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करी। आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छुक हो, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है। जब तो मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ रात नींद नहीं लगी मोए। मेरे जहाज में तू जिंदो नहीं पहुंचेगो, पर सर तेरी योगी जी क्रिया काज कर दिए। जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में रहें। पंजाब में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR 226 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत आज से BLOs की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो 24 जून तक चलेगी। उसके बाद 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की तस्दीक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं से निर्धारित प्रपत्र भरवाए जाएंगे और जरूरी दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब में करीब 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हजारों BLO और चुनाव कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहें। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजी से हो रहे शहरीकरण, चुनाव लोगों के पलायन, नए मतदाताओं के जुड़ने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। विशेष अभियान के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया और आगामी मानसून को देखते हुए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए जाएं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। अमेठी के CRPF ग्रुप सेंटर त्रिसुंडी में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ DIG मदन कुमार ने किया। इस दौरान CRPF के अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। एकत्रित रक्त को विभिन्न अस्पतालों के ब्लड बैंकों में भेजा जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और आपात स्थितियों में मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ये शिविर न केवल अमेठी बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। ये रक्तदान जैसा आप सबको पता है महादान माना जाता है, और इस वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे पूरे CRPF में मन की ओर से जो है हर जगह रक्त शिविर दान का कैंप लगाया गया है, और उसमें हम सभी यहाँ पे जो भी हैं बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्ते यूपी का नया अंदाज बन गया ये अब और भी खास। होगा कला और संस्कृति का संगम। जाने करियर से जुड़ी नई संभावनाएं। क्या चल रहा है खेल की दुनिया में, कैसा है हमारा साहित्य संसार। जानिए विशेषज्ञों के अपने अनुभव। मिलिए प्रेरित करते खास लोगों से। बातें होंगी विशेष अवसरों की, हमारे तीज त्योहारों की। बिखरेगी छटा इंद्रधनुषी विषयों की। तो देखना न भूले नमस्ते यूपी। ये सिर्फ शो नहीं, ये है
उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। योजना के तहत नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में लाभार्थियों को 3 किश्तों में राशि सीधे बैंक खातों में दी जा रही है, जिससे वे अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। अब तक जनपद में करीब 61,000 आवास बनाए जा चुके हैं। लाभार्थियों ने बताया कि पहले कच्चे मकानों में बरसात के दौरान काफ़ी परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब पक्का घर मिलने से उन्हें सुरक्षा और राहत मिली है। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। मुझे प्रधानमंत्री शहरी योजना से लाभ मिला है। पहले मेरा मकान कच्चा था, बरसात से पानी टपटपा के रहता था। मैंने आवेदन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिला है। प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लाभ मिला है। पहले मेरा मकान कच्चा था, वर्षा के मेरे मकान की छत पानी टपकता था। मैंने आवेदन किया और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरा मकान बना है। पहले मेरी बहुत हालत खराब थी और अब मेरा मकान नया बना है। बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद छत्रपाल गंगवार और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ताड़ासन सहित विभिन्न योगासन का अभ्यास भी किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। 12वां योग दिवस के लिए कार्यक्रम और इसका एक सप्ताह पहले ये कार्यक्रम, इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मंत्री जी ने, सबने यहाँ पर उपस्थिति दिखाई है और यहाँ पर योग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक अच्छी परंपरा यहाँ फिर से शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और पूर्व सूचना रही होगी, पर ना इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। लोगों ने हृदय से योग को स्वीकारा है और योग के महत्व को समझा है। 21 जून का कार्यक्रम और भव्य होगा। प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य लोग अपने उसको महत्व को समझें और उनका ये विश्व के लिए योगदान अभूतपूर्व है। याद रखिए कि दुनिया योगा बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है और मोदी जी ने इसको तमाम दुनिया को दिया। और ये जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से शुरू हुआ और आज दुनिया के 160 देशों में योगा हो रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ही देन है तमाम दुनिया को। योगा करो, कोई खर्चा नहीं है और स्वस्थ रहो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो योगा सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, उस अवसर में समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा और सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, सभी लोग मिलजुल कर खुद को, अपने आसपास को और उसी पड़ोसी सभी को योगा अपनाने के लिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सभी को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए 12 वर्षों के विकास और जन कल्याण की यात्रा को लेकर आगरा के नवीन सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की यात्रा में देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदलने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसान, प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, आयुष्मान योजना के तहत 60 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड, जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों के साथ अन्य योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 67 सालों में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने 90 से अधिक हवाई अड्डे, 26 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क, 164 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। ये 12 वर्ष पूर्ण हुए। 2014 में आप सबके प्रयास से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। 2019 में भी 5 वर्ष बाद
पिछले यानी कि 2014 से भी ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और 2024 में भी लगातार तीसरी बार चुनकर देश की जनता ने साफ कर दिया कि देश सिर्फ बातों से नहीं चलता बल्कि काम देखता। और इसी जनविश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके ये साबित किया कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की सबसे पहले श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को एक नारा नहीं रहने दिया बल्कि एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। प्रदेश के उन्नाव जिले में चर्चित साधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी इसराइल उर्फ इजराइल का रविवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में अंत हो गया। हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। देखिए, साधु की दिन दहाड़े चाकू कूदकर हत्या हुई थी। क्या है पूरा मामला, बता रहे मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले बाबा मिलन दास साधु अपनी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण करा रहे थे और इसी दौरान कहा जा रहा है ये बड़ा हादसा हुआ। बताया गया कि मंदिर में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर उनका अन्य समुदाय के कुछ लोगों से विवाद हुआ। इसके बाद 9 जून को दिन दहाड़े साधु पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ इसे लेकर मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर जांच हुई। जांच के दौरान पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, लेकिन अभी भी इसको लेकर आपको जानकारी देगी। जबकि मुख्य आरोपी इजराइल लगातार फरार चल रहा था, लेकिन अब वह ढेर हो चुका है। अलीगढ़ में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं से अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में विकास को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि जिले के लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि, ऋण योजना और गन्ना मूल्य भुगतान का लाभ मिला है। वहीं आयुष्मान भारत, उज्ज्वला आवास और हर घर जल जैसी योजनाओं से भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। मोदी जी ने देश का चहुमुखी विकास किया है। यदि हम शुरू से लेके चलते हैं, धारा 370 खत्म करके एक देश एक कानून बनाया। इसी तरह से 3 तलाक को समाप्त करके आदरणीय मोदी जी ने IAS तक, कहीं जुडिशियली में चले जाएं, मिलिट्री में चले जाएं, लगभग 40% भागीदारी बेटियों की हो गई है। भदोही पहुंचे ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री AK शर्मा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन, आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। मंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर और राम मंदिर को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रमुख उदाहरण बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सुशासन के साथ समृद्धि, विरासत के साथ विकास और शांति के साथ सबका सम्मान का जो एक 12 वर्ष का स्थिर शासन दिया है, उसके लिए ये अभूतपूर्व है और उसके लिए सभी देशवासी उनके सुशासन के प्रति कृतज्ञ हैं। चाहे बड़े कार्यों की बात किया जाए, जैसे बड़े ब्रिज बनाना, ऊंचे ब्रिज बनाना, सबसे ऊंची स्टैचू बनाना, सबसे अच्छे
एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाना, सबसे अच्छे एयरपोर्ट बनाना, सबसे तेज दौड़ने वाली वंदे भारत नाम की ट्रेनें बनाना, सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन बनाना, ये सब कार्य तो उनके समय में अभूतपूर्व हुआ है, ऐतिहासिक हुआ ही है। लेकिन साथ ही आम आदमी की, किसान की, महिलाओं की, गरीबों की चिंता करने का भी काम जो उन्होंने किया है, उनको ऐतिहासिक समस्याओं से बाहर निकालने का काम किया है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर आए हैं। देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि देकर के किसानों का सम्मान किया है, सब किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी क्रम में कांट रोड स्थित मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार ये निर्माण हाईवे चौड़ीकरण कार्य में बाधा बना रहा था और इसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद हाईवे चौड़ीकरण कार्य में तेजी आएगी और लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। नाले के ऊपर और रोड की पटरी पर अवैध स्ट्रक्चर था, उसको हटाया गया है। लोक निर्माण के विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा ये चिन्हित किया गया था और आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम लोक निर्माण विभाग के साथ में मिलकर के ये कार्रवाई की। अब खबर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की है, जहां अब शांति बहाल होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल अमेरिका और ईरान रविवार को जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक डील यानी कि MOU को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगे अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच बने शांति सहमति का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि वह इस समझौते का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों के समाधान पर जोर दिया। इस खास बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। लक्ष्मी भी है, तू शक्ति भी, तू दुर्गा भी है, तू सरस्वती। तू लक्ष्मी भी है, तू शक्ति भी, तू दुर्गा भी है, तू सरस्वती। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। माँ होती तो अपने बच्चे कार्तिक को पाल लिया होता। हमारे ही घर में खड़े होके हम ही पे घुर्रा रहे हैं। चुप। जितेंद्र जी। यस मैडम। हम इस साइड देखते हैं। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं